आज जो मैं आपके साथ ट्रेजेडी शेयर करने जा रही हूँ उसको गुजरे हुए भी 13-14 साल हो चुके हैं। और जब ये हादसा हो रहा था तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ है, और इतने साल गुजरने के बाद हमें पता ये चलता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ इसके पीछे एक राज था, और वो राज था काला जादू। नाजिया जी, जिनका मैं फर्जी नाम रख रही हूँ, वो एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे घर की, बहुत बड़े घर की बेटी थी, और कराची के एक मशहूर आर्ट स्कूल में ज़ेर तालीम थी। ये सब मैं आपको अर्ली 90s की बात बता रही हूँ। और उस ज़माने में भी वो वक्त से इतना आगे चल रही थी कि वो यूएस कंपनीज के लिए उस वक्त घर से बैठ के आइकॉन्स डिज़ाइन किया करती थी, और उन्हें यूएस डॉलर्स में पेमेंट आया करती थी। शक्ल सूरत की बहुत ही प्यारी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने सियाह चमकदार बाल, जिन बालों को वो हमेशा खोल के रखना पसंद किया करती थी। मजहबी और स्पिरिचुअल रुझान था उनका बहुत ज्यादा। नमाज रोजे की तो पाबंद थी ही, लेकिन नवाफिल की भी बहुत ज्यादा पाबंदी किया करती थी। नरम दिल तबीयत की मालिक थी, और उनसे फायदा उठाना किसी के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं था। और उनका नेचर कुछ इस तरह का भी था कि वो कभी भी किसी की बुराई नहीं किया करती थी। उनसे भी अगर हम कभी किसी की बुराई करते थे तो वो उसकी कोई ढूंढ ढांड के वो खुसूसियत लेके आ जाती थी। और हम सब कजिन्स मजाक में यही कहा करते थे कि नादिया जी के साथ तो कभी किसी की बुराई करके भी मजा नहीं आता, वो उसकी कोई ना कोई अच्छाई लाके हमारे सामने रख देती हैं। बहन भाई भी नाजिया जी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक था, तो उनका घर भी जो था वो कराची के एक क्लब के पास था। उस एरिया का मैं आपको नाम नहीं बता सकती। क्लब के पास उनका घर था, और उस एरिया के बारे में भी मैंने कुछ हॉन्टेड स्टोरी सुनी है कि वो एरिया भी थोड़ा सा हॉन्टेड एक्टिविटीज में उसका काफी जिक्र आता है। नाजिया बाजी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत इन्वॉल्व रहती थी, और उन्होंने योगा की ट्रेनिंग ली हुई थी, और अपने घर से करीब एक योगा इंस्टीट्यूट में वो बहैसियत योगा इंस्ट्रक्टर काम भी किया करती थी। घर में नौकर चाकर ड्राइवर, बस ये कि नाजिया जी की जिंदगी आइडियल जिंदगी थी। हर चीज नादिया जी की जिंदगी में अच्छी थी सिवाय एक चीज के, और वो थी उनकी एक दोस्त जिसका मैं फर्जी नाम रखूंगी फरा। फरा नाजिया बाजी के साथ गैर मामूली वक्त गुजारा करती थी, उनके साथ आर्ट स्कूल में पढ़ा करती थी। और फरा का बैकग्राउंड इंतहाई मीडियोकर से भी नीचे था। वो एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करती थी। वालिद, मैंने शुरू में सुना था कि बहुत बचपन में ही उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब हम बड़े हुए इन्हीं दौरान जब की ये बात मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके वालिद साहब एकदम से नमूदार हो जाते हैं। और जो बातें फरा ने अपने वालिद के बारे में हमें बताई वो हमें बड़ी मशकूक लगा करती थी, और बड़ी घिन ज़्यादा बातें लगा करती थी। और हमें समझ नहीं आता था कि ये बाप बेटी का किस तरह का रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने हमेशा बाप और बेटी के रिलेशनशिप को मुकद्दस पाया है। उसका एक अदद भाई भी था, और फरा, उसकी वालदा और उसका भाई अपने मामू के साथ, यानी फरा के मामू के साथ रहा करते थे। फरा की वालदा पे मुझे बहुत तरस आता था, क्योंकि फरा जैसी लड़की के साथ कोप अप करना किसी भी माँ के लिए आसान काम नहीं था। पूरे स्टार्स की शख्सियत उसकी थी, जिद्दी थी, अपनी बात मनवाना जानती थी, और अक्सर और बेशतर अपनी वालदा को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी, नाजायज ख्वाहिशात किया करती थी। और जब उसे गुस्सा आता था तो वो एकदम दीवानी हो जाया करती थी। चीजें फेंकना, चीखना, चिल्लाना कि आस पास के लोग डर के रह जाएं कि अरे भाई फरा को कहीं गुस्सा ना आ जाए। और इसी वजह से, क्योंकि उसकी वालदा उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाती थी, वो अपना ज्यादातर वक्त नाजिया जी के घर में गुजारा करती थी और अपनी ख्वाहिशात वहां से पूरी किया करती थी, मजलूम बन के। और कभी किसी और तरीके से वो अपने मतलब नाजिया बाजी से निकलवा लिया करती थी। नाजिया जी के वालिद भी नाजिया जी के साथ फरा के बहुत लाड प्यार किया करते थे, लेकिन नाजिया जी की जो वालदा थी उन्हें फरा का इतना ज्यादा नाजिया बाजी के साथ घुस के रहना और उसकी इंटरफेरेंस और उसकी इन्वॉल्वमेंट नाजिया बाजी की जिंदगी में पसंद नहीं आती थी। और अक्सर सब लोग नाजिया जी की वालदा को विलन प्ले करके ये सोचा करते थे कि शायद ये हैसियत में कम है, इस वजह से ये इस लड़की को पसंद नहीं करती। लेकिन मिनाज भाई, माएँ जो चीजें दूर तक देख लेती हैं वो शायद कोई और नहीं देख पाता। जैसे मैंने आपको बताया नाजिया जी के घर के बारे में कि मैंने उसके लिए कुछ स्टोरी सुनी, और इससे बात अब ये ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि वो एक हॉन्टेड ही घर था। बहुत बड़ा सा मकान था, जैसे उस गली में ज्यादातर मकान थे, आगे की तरफ लॉन था, पीछे मकान थे, और लोग ज्यादातर अपना वक्त ज़ाहिर है घर के अंदर गुजारते हैं। तो गली जो थी एक बहुत ही सुनसान सा मंजर देती थी, और उस घर में कुछ अजीब और गरीब वाकयात भी हुए थे। नाज़िर जी मुझे बताती थी कि उनके घर का जो जीना था
वो थोड़ा उनको वहां से अजीब सी फीलिंग्स आती थी, कुछ पैरानॉर्मल फीलिंग्स आती थी, और जीने से उतरते के साथ ही एक 2 सीटर सोफा भी वहां पे नजर आया करता था। तो नाजिया जी बताती हैं कि कभी कभी उन्होंने वहां पे किसी को बैठे हुए देखा, कभी वहां किसी को गुजरते हुए देखा, और बताती हैं कि फरा ने एक दफा खिड़की से, जो सीढ़ियों से उतरते हुए एक बड़ी सी बे विंडो आती है, तो एक खिड़की से उतरते हुए एक बड़े से औरतनुमा आदमी को फरा ने देखा, और उसका साइज किसी इंसान के साइज से बहुत बड़ा था। फिर एक रात नाजिया जी बताती हैं कि एक रात उनके कुत्ते, उन्होंने 2 कुत्ते पाले हुए थे, उन कुत्तों ने बेतौर होकर भौंकना शुरू कर दिया, और बहुत ज्यादा कुत्ते जो थे वो शोर मचा रहे थे। 12 रात गुजरी, सुबह जब मासी आई झाड़ू लगाने के लिए तो वो घबराई भी अंदर आई, और उसने आते ही नाजिया जी से कहा कि आप मेरे साथ बाहर चलें। अब जब नाजिया जी बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि एक चार्ट पेपर है, और उसके ऊपर औरतों के माहवारी के इस्तेमाल में लाई हुई गलाजत जो इस्तेमाल शुदा थी वो उस चार्ट पेपर के ऊपर चिपकी हुई थी। नीचे नाजिया जी का नाम लिखा हुआ था, और नाम के ऊपर क्रॉस हुआ था। उनकी चीटें उनके नाम के ऊपर से टपकाई गई थी, और नीचे लिखा हुआ था किल 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 नाजिया। खैर, इसको किसी की शरारत और हैरासमेंट समझ के फेंक दिया गया, और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसके बाद नादिया जी बताती हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि कुत्तों ने फिर से भौंकना शुरू किया। बहुत भौंके, पहले से भी ज्यादा उन कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, और अगली सुबह वो कुत्ते मुर्दा हालत में पाए गए। ना उनको किसी ने मारा था, यानी ना उनके पास से कोई खून निकल रहा था, बस उन कुत्तों को मुर्दा हालत में पाया गया। बहरहाल वक्त गुजरता गया, और अब नाजिया जी की उम्र जो थी वो ऐसी हो गई थी कि वो शादी के लिए तैयार थी, लेकिन बावजूद इसके कि उनके साथ सब कुछ बेहतरीन था, नाजिया जी का कोई माकूल रिश्ता नहीं आ रहा था। यानी कोई ऐसा रिश्ता नहीं आ रहा था कि कहा जाए कि उनके शायाने शान हो, और शायाने शान भी दूर, कोई ऐसा भी नहीं था कि जिसके लिए सोचा भी जाए कि नाजिया जी इसके साथ जिंदगी गुजार सकती हैं। एक उनकी मंगनी हुई, लेकिन वो साहब इतने एबनॉर्मल और सब नॉर्मल से थे कि जल्दी उनका वो रिश्ता खत्म कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह करके नाजिया जी का एक अच्छा रिश्ता आता है, जिनका मैं फर्जी नाम रखूंगी तारिक भाई। तारिक भाई एक मकबूल इंसान थे, पढ़े लिखे थे, शरीफ बैकग्राउंड था, अच्छे लोग थे। पेशे से तारिक भाई जो थे वो एक डॉक्टर थे, और ओवरऑल एक ये अच्छा प्रपोजल लग रहा था, इसलिए उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और उनकी वहां मंगनी हो गई। यहाँ नाजिया जी की मंगनी होती है, वहाँ फरा का भी एक रिश्ता आता है, और उसकी वालदा फरा का भी रिश्ता तय कर देती हैं, और फरा की शादी उजनत में तय कर दी जाती है। जैसे मैंने आपको फरा के मिजाज के बारे में बताया, जब फरा का शादी का जोड़ा आया तो उसे वो शादी का जोड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वो एकदम गुस्से से दीवानी हो गई। और मैंने यहाँ तक सुना कि फरा ने शायद अपने शादी का जोड़ा जो था वो फाड़ भी दिया था, और जिसकी वजह से नाजिया बाजी ने उसको बहुत ज्यादा उसको संभाला, ये कह के कि तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक नया जोड़ा लूंगी, जिस तरह से तुम चाहो, जिस पार्लर में चाहो तैयार होना, ये सब कुछ मेरे जिम्मे है। और उसको बहुत ही अच्छा जितना भी वो जहेज दे सकते थे वो सब नाजिया जी के वालिद ने इकट्ठा करके दिया। नाजिया जी मुझसे बहुत क्लोज थी, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी बहुत सारी कुछ पर्सनल बातें भी बताई थी, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि क्योंकि वो योगा इंस्ट्रक्टर रह चुकी थी तो उनको मेडिटेशन के जरिए टेलीपैथी आती थी, और उसी टेलीपैथी के जरिए उन्होंने तारिक भाई को अक्सर वो पेशतर ये बताया करती थी कि आप जिस कमरे में इस वक्त बैठे हैं उसकी बेडशीट का कलर ये है, कर्टन्स का कलर ये है, इस वक्त कमरे में क्या हो रहा है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज नाजिया जी बता दिया करती थी कि जो एक नॉर्मल और यूजुअल इंसान नहीं बता सकता। बहरहाल वक्त गुजरता गया, नाजिया बाजी की भी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है, और जब नाजिया जी की शादी हो गई तो मेरा नाजिया जी से कदरे कनेक्शन कम हो गया, क्योंकि ये जमाना मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, लैंडलाइन का जमाना था, और मुझे ये बहुत माकूल बात नहीं लगती थी कि मैं उनके ससुराल उन्हें कॉल करूं, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इनको थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। अब यहाँ पर तो नाजिया जी की शादी हो जाती है, और फरा की अज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात आनी शुरू हो जाती हैं, और वो अपनी मुश्किलात लेकर मेरे घर आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो नाजिया बाजी के घर पे रहा करती थी। बहुत ज्यादा अनयूजुअल टाइम वो मेरे घर में गुजारा करती थी, लेकिन मैं यूं कहूँ कि मैं नाजिया जी की तरह से बेवकूफ नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको अपने से थोड़ा सा डिस्टेंट करना शुरू किया, और मैं ज्यादा इनकरेज नहीं करती थी कि वो अपना बहुत वक्त मेरे घर में गुजारे। बहरहाल फरा की डिवोर्स हो जाती है, और अब डिवोर्स के बाद उसका ज्यादातर
जो टारगेट था वो ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे घर में गुजारे, मेरे ही घर में खाए, मेरे ही घर में रहे, सोए, हत्ता नहाना धोना पहनना ओढ़ना भी मेरे ही घर में करे, और मेरे ही कपड़े बोरो कर करके वो पहना करती थी, उसी तरह से जैसे वो नाजिया बाजी के साथ किया करती थी। फिर फराह की अपनी डिवोर्स के बाद कुछ इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, और जिसपे मेरी और फराह की कुछ कन्फ्रंटेशंस होती हैं, और मैं फराह को एक पॉइंट पर आकर बहुत खड़ी खड़ी सुनाती हूँ, और मैं उसको कहती हूँ कि तुम किस किस्म की लड़की हो कि अभी अभी तुम्हारी डिवोर्स हुई है, और उस दौरान उसका एक बच्चा भी हो गया था जो कि साल से भी कम उसकी उम्र थी। और मैं उसको यही कहती थी कि बजाय इसके कि तुम अपने बच्चे को अपने माँ के पास फेंक के और ज्यादातर वक्त मेरे पास गुजारती हो, तुम्हें चाहिए अपने बच्चे की तरबियत पर, उसकी परवरिश पर ध्यान दो। अगर तुम्हारी तलाक हो गई है तो तुमने जो तालीम हासिल की है कि जिसपे तुमने नाजिया जी का इतना पैसा भी खर्च करवाया, तुम कहीं ढंग की नौकरी करो और अपनी अम्मी का और अपने छोटे भाई का कुछ बाजू बनो, बजाय इसके कि तुम उनके ऊपर बोझ बन के पड़ी हुई हो, और उसके ऊपर तुम इस किस्म की अजीब और गरीब और अनएथिकल और इमोरल की हरकत में इन्वॉल्व हूँ। और मैंने फिर एक पॉइंट पे आके उसको साफ साफ ये कह दिया था कि प्लीज तुम मुझसे अपना ताल्लुक थोड़ा सा कम रखो, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है कि जब मैं किसी को ये बताऊं तुम मेरी दोस्त हो, क्योंकि तुम गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। बहरहाल मेरी भी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, और मेरी भी पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ थी, तो मैं अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व हो गई, और मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी भी शादी हो गई, और फिर मेरा नाजिया बाजी से भी और फराह दोनों से एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाता है। फिर एक अरसे के बाद, यानी नाजिया बाजी की शादी के भी कोई 7-8 साल के बाद, मैं नाजिया बाजी से किसी के इंतकाल में मिलती हूँ, और ये वो नाजिया बाजी थी नहीं जिनको मैं जानती थी, यानी वो नाजिया बाजी कि जिसकी स्किन इतनी साफ, जो कि अच्छा पहनने उड़ने वाली थी, जिसका हुलिया हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉपर हुआ करता था, वो अजीब मैले कुचैले सिल्वर ज्यादा कपड़ों में अजीब परेशान हाल मुझे नजर आ रही थी। और सबसे ज्यादा बढ़कर जिस चीज ने मुझे स्ट्राइक किया वो ये था कि उनके हाथ के ऊपर बहुत बड़े बड़े काले काले छाले और धब्बे थे। कुछ छाले फल रहे थे और कुछ छाले ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था ये पुराने। तो मैंने परेशान होकर नाजिया जी से कहा कि नाजिया जी तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है, तुम ऐसी तो नहीं हुआ करती थी। तो नाजिया जी ने बहुत ही एक ठंडी आह भरकर मुझे देखा और कहा कि तुमने भी तो मुझसे अपना इतना डिस्कनेक्ट और फासला क्रिएट कर दिया है, और तुम प्लीज किसी दिन आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और मिनाज भाई, मैं आज भी उस वक्त को कोसती हूँ, रिग्रेट करती हूँ कि मैंने जब नाजिया जी ने मुझे अपने घर बुलाया तो मैंने फौरन उनकी बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया, मैंने फौरन कोई प्लान क्यों नहीं बनाया। पता नहीं वो कौन सी ऐसी दिल की बातें थी कि जो वो मुझसे कहना चाहती थी। बहरहाल कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मुझे मुल्क से बाहर अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ा, और इस मेरी मुलाकात के ठीक 1 महीने के बाद जब मैं जिस दिन पाकिस्तान वापस आई हूँ, उसकी अगली सुबह मेरी कजन का सुबह 10 बजे मेरे पास कॉल आती है, और वो तकरीबन चीख रही थी, और चीखते हुए वो मुझसे कह रही थी नाजिया बाजी खत्म हो गई, नाजिया बाजी नहीं रही। मैं बिल्कुल परेशान हैरान और शौक में आई हुई, हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम हो क्या गया। हम सब रोते पीटते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर उनका जनाजा था, जहां पर उनका गुस्ल कफन हो रहा था। और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे नादिया जी की शक्ल देखनी है, और मुझे एक कमरे में लेके जाया गया जहां पर उनकी मैयत कफन में लिपटी हुई रखी हुई थी। मैंने नाजिया जी की शक्ल के ऊपर से जब कफन उठाया, मिनाज भाई, नाजिया जी की होंठ नीले थे, बिल्कुल नीले। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि अगर मैं ये देख सकती हूँ कि उनके होंठ नीले हैं तो कोई और क्यों नहीं देख सकता। और गैर मामूली बात यह थी कि सुबह 9 बजे वो मुर्दा हालत में अपने कमरे में पाई गई, और दोपहर जोहर की अजान के वक्त उनका नमाज जनाजा उनकी पढ़ा दी गई, उनको दफन के लिए ले जाया जा चुका था। और हम सब हैरान थे कि इस तरह की मौत अगर होती है तो कोई इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कोई ऑटोप्सी की जाती है, इतनी जल्दी किसी ऐसे इंसान को दफन नहीं किया जाता कि जिसकी मौत का कोई सुराग न मिल रहा हो। सब हैरान और परेशान थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे आखिर क्या ऐसा हो गया कि नाजिया अपनी जान से चली गई। कुछ लोग कह रहे थे
कि बीमार तो वो चल रही थी, लेकिन अब तो उसका इलाज हो रहा था और उस इलाज की वजह से उसके हाथों के ऊपर कैन्यूला लगा हुआ था। और फिर कुछ एमागोनियाँ ये होनी शुरू हुई कि तारिक ने रात को सोते हुए शायद इसके कैन्यूला के अंदर कोई ऐसी दवाई इंजेक्ट की है या कोई ऐसा लिक्विड इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन जाहिर बात है, बड़े बूढ़े अगर शरीफ हों, आपके घर वाले शरीफ हों या फिर बेवकूफ़ हों, उनके वालिदैन जो कि उस वक्त यूएस में थे, नाजिया जी अकेली पाकिस्तान में थी, दोनों बहनें भी बैरून मुल्क रहा करती थी, तो अलगरज वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और मौत भी उसकी ऐसी लावारिस की मौत थी कि क्या उसकी जिंदगी थी, लेकिन उसकी मौत किस बेचारगी की और लावारिसी की मौत थी। बहरहाल कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई गई। घर वालों ने भी ये कह दिया कि अब तो वो चली गई, कोई इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा नहीं है। फिर लोगों ने कहानियां बतानी शुरू की कि वैसे तो वो ठीक थी, एक दिन पहले वो अपने बच्चे को लेकर गई है, खुद बाल कटवाने लेकर गई है। और नाज़िर जी को उनके वालिद ने, मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि नाज़िर जी को उनके वालिद ने अपनी सारी बेटियों को एक एक घर तोहफे में दिया था शादी पे। और उस घर को नाज़िया जी ने शुरू से कंस्ट्रक्शन से शुरू से आखिर तक उस घर को बड़े प्यार से डिज़ाइन किया था, प्यार से उसका लेआउट वो किया था डिसाइड। घर में आसाइशें तो थी, लेकिन उन्होंने इबादत के लिए भी एक खास कमरा बनाया हुआ था। और उन दिनों जिन दिनों उनका इंतकाल हुआ, लोगों ने ये बताया कि उन दिनों नाज़िया बाजी जो थी वो अपने बेटे के बाथरूम में एक्वेरियम का सीन पेंट कर रही थी। एक जीती जागती लड़की अब सिर्फ एक कहानी थी। और मुझे उन दिनों ये हैरानी हो रही थी कि नाज़िया बाजी के इंतकाल में फरा कहाँ है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि फरा जो थी वो नाज़िया जी से शादी के बाद भी मतलब जब से मेरा उससे कनेक्शन ख़त्म हुआ था, उसने फिर नाज़िया बाजी के दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, उनसे अटेंशन मांगनी शुरू कर दी थी। लेकिन फरा की गैर हाजिरी को देखकर मैं हैरान थी। मैंने ही फरा को कॉल किया और मैंने ही नाज़िया जी के इंतकाल की खबर जो थी वो फरा तक पहुंचाई, कि जिसपे उसका रिएक्शन देखकर मैं हैरान रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो तुम्हारी मोहसिना हो, तुम उसकी मौत पर ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही हो कि जैसे कोई एक इंसान अपनी जान से अजीज चीज खो देने पर होता है। यानी मेरे हिसाब से तो उसको उस वक्त गम से निढाल हो जाना चाहिए था। मैंने उससे बातों बातों में कहा कि यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नाज़िया जी हमारे बीच में नहीं रही। तो उसने बड़ी कॉन्फिडेंटली मुझसे कहा कि नहीं, मैंने ये बात तस्लीम कर ली है कि नाज़िया इस दुनिया से चली गई है, वो मेरे ख्वाब में आई थी। उसने कहा कि फरा तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने बाल देखो, तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं, तुम अपनी स्किन देखो, तुम्हारी स्किन कैसी हो रही है। उसकी अजीबोगरीब बातें सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने ये सोचा कि किस किस्म की लड़की है कि इस वक्त नाज़िया अपनी जान से चली गई, इस वक्त भी इसे अपनी जात की फिक्र है। बहरहाल मेरी नफरत सरा के लिए और ज्यादा बढ़ गई और फिर मैंने मुकम्मल तौर पर फरा का बॉयकॉट कर दिया और डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ मिनहाज भाई, वो बातें मैंने खुद नहीं देखी, मैंने लोगों से सुनी है। लोग बताते हैं कि फरा का इन्वॉल्वमेंट जब नाज़िया की जिंदगी में फिर से उनकी शादी के बाद हो जाता है तो फिर वो उसी तरह से नाज़िया जी के साथ उनके घर में वक्त गुजारना शुरू कर देती है। जहाँ तक कि उसने तारिक भाई के क्लिनिक में ही जॉब शुरू कर दी थी। तारिक भाई के ही साथ वो क्लिनिक जाती थी और तारिक भाई के ही साथ वो रात गए अंधेरे में वापस घर आती थी। जो बातें जाहिरी बातें एक पॉइंट पर आकर नाज़िया को भी हिट करने लगी थी, उन्हें भी एतराज होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अब तारिक भाई वो वाले तारिक भाई नहीं रहे थे। लोग बताते हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल उलट गया था और जो उनका एक मिजाज था, जो उनका बिलीफ सिस्टम था, वो बिलीफ सिस्टम भी बदल गया था। क्योंकि लोगों ने बताना शुरू किया कि तारिक भाई जो थे वो किसी पीर के मजार पर अब जाना शुरू कर दिया था, उन्होंने किसी को अपना मुर्शिद बना दिया था और अब जो भी वो बात कहता था वो बात वो तारिक भाई माना करते थे। हत्ता ये कि नाज़िया जी की एक्टिविटीज पर भी तारिक भाई जो थे वो असरअंदाज होना शुरू हो गए थे। अगर नाज़िया जी किसी कुरान खानी में जाती थी या किसी महफिल मिलाद में जाती थी तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने इस बात की गवाही दी है कि एक दिन नाज़िया मिलाद से वापस अपने घर आ रही थी तो तारिक भाई गुस्से से मेन गेट के ऊपर खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने नाज़िया बाजी को आते हुए देखा, उन्होंने बालों से पकड़कर उनको घर के अंदर दाखिल किया और घसीटते हुए, मारते पीटते हुए नाज़िया बाजी को घर के अंदर लेकर गए।
और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर फराह ज्यादातर वक्त इनके साथ इनके घर में गुजार रही थी तो वो नाजिया की प्रोटेक्शन और वो नाजियाबाजी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तारिक भाई उनके ऊपर इस तरह का जुल्म कर रहे थे और फराह वहां बैठी हुई सिर्फ तमाशा देख रही थी। फिर मैंने एक और एपिसोड ये भी सुना कि नाजियाबाजी के घर में उनके अपने ही नौकर ने उनको कुछ खाने में मिलाकर उनको बेहोश कर दिया था और फिर फराह ने उस घर में एक पार्टी की थी और वो पार्टी ऐसी थी कि जिसमें ड्रग्स भी हुए थे, लड़के लड़कियों ने आपस में गैर इखलाकी हरकत भी की थी और नाजियाबाजी कमरे के अंदर इंटॉक्सिकेटेड पड़ी हुई थी। और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद ये वही मौका है कि जिसकी वजह से नाजियाबाजी ने फराह को अपने घर से बाहर निकाला था, कि जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट उनके घर में पैदा हुआ। लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता कि ऐसा क्या हुआ कि उनके हाथों में इतने बड़े बड़े जो छाले पड़े हुए थे या जो वो शक्ल से इतनी वर्न आउट लग रही थी, उन तमाम चीजों का क्या किस्सा और माजरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो राज नाजिया अपने साथ ही लेकर इस दुनिया से चली गई है। फिर लोगों ने ये भी बताया कि तारिक भाई का दिमाग इतना पलट गया था कि उन्होंने अपने एक इकलौते बेटे को उस पीर मुर्शिद के आस्थाने के ऊपर दान कर दिया था। और फिर लोग ये बताते हैं कि वो पीर और वो उस पीर की बीवी उस बच्चे के ऊपर जुल्म किया करती थी और उस बच्चे की उम्र 7 से 8 साल की थी। उसको किसी जगह मजदूरी पे लगाया हुआ था, दिन भर खाना नहीं देते थे और सारा सारा दिन उस बच्चे से मजदूरी कराते थे, घर में रखते थे, बिल्कुल गुलामों की तरह से उस बच्चे को रखा हुआ था। लेकिन उस बच्चे ने भी कहीं से रास्ता निकाल कर जो था वो भाग गया। और जब नाजिया जी के घर वाले उस बच्चे के बारे में पूछा करते थे, यानी अगर कभी कोई उनकी खाला या मामू पाकिस्तान से बाहर से आया करता था और उस बच्चे से मिलने की ख्वाहिश किया करता था तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर उस बच्चे से मुलाकात होती थी। तारिक भाई ने अपने घर में कि सब लोगों का आना जाना बंद कर दिया था। हत्ता ये कि जिस दिन नाजिया जी का इंतकाल हुआ है उस दिन भी तारिक भाई ने अपने घर में किसी को भी घुसने नहीं दिया। नाजिया जी के जेवर, उनके बॉन्ड्स, उनका बैंक बैलेंस, इसका क्या ही जिक्र करना। जब एक कीमती इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहा तो इन चीजों के बारे में क्या डिस्कशन करना। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे ये पुराना किस्सा जिससे गुजरे हुए भी अब 13-14 साल हो चुके हैं, मुझे इसका ख्याल बार बार क्यों आया जा रहा था। मिराज भाई, जब से मैंने आपके चैनल पे और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ब्लैक मैजिक की किस्से कहानियां सुननी शुरू की हैं, मुझे नाजिया जी का गैर मामूली ख्याल आना शुरू हुआ। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि जो इस किस्से का मैं इस वक्त पार्ट नहीं बना रही, इसको मैं किसी और वक्त आपके साथ शेयर करूंगी। कि मेरे साथ एक चीज़ ये है कि बहुत ओकेजन्स पर मैंने ये नोट किया है कि जो मुर्दे हैं उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस मुझे आके दिए हैं। और मेरा एक गुजर जाने वालों से एक ताल्लुक रहता है। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईसाले सवाब भी करती रहती हूँ, उन्हें अपनी दुआओं में शामिल भी करती रहती हूँ। और मैंने एक दफ़ा नाजिया जी को अपने ख्वाब में भी देखा था, उस वक्त के जिस वक्त मेरी बेटी पैदा होने वाली थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। मेरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और मैंने देखा कि हॉस्पिटल में मैं लेटी हुई हूँ और नाजिया जी मुझसे मिलने के लिए आई हैं और बहुत परेशान बेहाल सी उनकी कैफियत है। और जब मैंने पता लगाया तो मुझे ये पता चला कि उनका बेटा प्रॉब्लम में था। और ये वही वाली वक्त था कि जब उनके बेटे को उनके मियाँ ने, तारिक भाई ने, अपने पीर और मुर्शिद के यहाँ दान कर दिया था। बहरहाल मैंने इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट अपने तौर से करना शुरू किया। मैंने नाजिया जी की बहनों से बात करनी शुरू की, अपनी मुख्तलिफ कज़न से इस बात को डिस्कस करना शुरू किया और बताया कि मेरी एक बेचैनी की कैफियत है। जिस दिन से नाजिया जी का इंतकाल हुआ है कोई एक ऐसा दिन मेरा नहीं गुजरा कि मैंने नाजिया बाजी के बारे में सोचा ना हो। लेकिन अगर मैं दिन में 1 या 2 बार नाजिया जी के बारे में सोचती थी तो पूरा पूरा दिन मेरा अब ऐसा गुजर रहा था कि मैं सिवाय नाजिया बाजी के बारे में सोचने के और कोई और बात सोच ही नहीं पा रही। और फिर अपनी प्रॉब्लम लेकर मैं अहमद भाई के पास गई। ये मैं असली नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि अहमद भाई से वो लोग राब्ता कर सकें जो वाकई परेशानी में हैं। और उनकी क्रेडिबिलिटी का जो एक दलील है वो ये है कि अहमद भाई ने आज तक कभी किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया। वो इंसान किसी से 1 रुपया नहीं लेता। और उनकी खासियत ये है कि वो हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर एक खास तरीके से बख्शे हुए एक खास किस्म से उनके ऊपर इनायत है जो वो आपको ऐसी ऐसी बातें आपकी बता देंगे कि जो गैर मामूली तौर पर किसी को नहीं बताऊंगी। यानी वो आपको ऐसी ऐसी बातें बता देंगे। और वो अजीजाबाद के इलाके में बैठते हैं। जो जो लोग परेशान हैं क्रेडिबल लोगों के पास जाएं।
کیونکہ درباروں میں مزاروں میں فراڈس بھی ملتے ہیں اور درباروں اور مزاروں میں آپ کو جینون مدد بھی ملتی ہے. میں نے احمد بھائی کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے فون کیا. میں نے احمد بھائی سے ملاقات کوئی ایسے ہی 14-15 سال پہلے کسی ایک موقع پر کی تھی اور انہوں نے ہمارے گھر میں ایک پرابلم ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم گھر کی ساری خواتین مل کر احمد بھائی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اس پرابلم کا حل کروایا تھا. اور اگر کوئی اس بات کا اظہار کرے کہ ان کی پرابلم ختم ہو جانے پر وہ احمد بھائی کو کچھ دان دے تو احمد بھائی کے پاس حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کا ایک چراغ ہے. احمد بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مجھے کچھ دینا ہی ہے تو آپ مجھے اس چراغ کے لیے صرف اور صرف تیل ہدیہ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں لیتے. کچھ ڈیٹیلز میں نے احمد بھائی کے ساتھ نازیہ جی کی شیئر کی اور میں نے احمد بھائی سے سوال کیا احمد بھائی نازیہ جی کو ہوا کیا تھا اور اس وجہ سے ان کی جان گئی. احمد بھائی نے راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور کہا ان کے اوپر کسی بہت ہی قریبی نے سٹفلی کیا تھا اور ہم سب کزنس کا شک صرف اور صرف پڑا پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آج طارق بھائی بھی بیگانوں دیوانوں کی طرح, مجھے ابھی لیٹسٹ کسی نے بتایا کہ وہ دیوانوں کی طرح سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی پریکٹس رہی, نہ کوئی پروفیشن, نہ ان کے اس پیر و مرشد نے ان کا کوئی خیال رکھا ہے. اب وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کبھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کبھی انجینئر بن جاتے ہیں, کبھی پائلٹ بن جاتے ہیں اور کبھی پاکستان کا پرائم منسٹر بن کے تقریریں کرنا شروع کر جاتے ہیں. یعنی وہ اپنے دماغ سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. میں نے احمد بھائی کو فون کیا. احمد بھائی نے مجھے میری پرسنل چیزوں میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مجھے بتائی تھیں, وہ میں آپ سے کسی اور وقت پہ شیئر کروں گی. میں نے احمد بھائی سے ڈسکس کیا اور ان سے پوچھا کہ احمد بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے, بار بار مجھے نازیہ کا خیال آ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیوں اس کا اتنا زیادہ خیال آ رہا ہے اور کیا وجہ ہے. کیونکہ میں کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں اس دنیا سے گزر جانے والوں سے. مجھے یاد ہے, خیر ایک حصہ میں کہیں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گی. تو میں نے ان سے یہی انکوائر کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنا زیادہ خیال آ رہا ہے اور کوئی وجہ ہوگی. تو احمد بھائی نے مجھے ایک عمل بتایا ہے اور وہ عمل انہوں نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا کہ وہ کیا عمل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کا کوئی نتیجہ آپ کو نکلے تو آپ صرف اور صرف مجھے اس کے بارے میں اطلاع دیں گی اور کسی کو بھی نہیں اطلاع دیں گی. کچھ صدقہ خیرات انہوں نے مجھے کرنے کو کہا, یعنی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کبوتروں کو کچھ باجرہ کھلا دیں اور ان کے لیے صدقہ خیرات کریں. اور اس عمل کی پہلی رات میں نے کل رات گزاری ہے. اور جب میں نے وہ عمل کیا مناج بھائی, ساری رات میری بہت زیادہ ڈسٹرب گزری ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رات بھر میرے سینے پہ کوئی بوجھ تھا. میں بہت ساؤنڈ سلیپر ہوں اور میرا کل رات کوئی 4 سے 5 دفعہ میری آنکھ کھلی ہے. گھبراہٹ میں, مجھے بہت شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی, مجھے صحیح سے سانس بھی نہیں آ رہا تھا. لیکن میں پرعزم ہوں کہ میں یہ راز جان کر رہوں گی کہ وہ نازیہ کہ جس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا, کہ جو مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنا چاہتی تھی, کون کون سے ایسے راز ہوں گے جو وہ مجھے بتانا چاہتی تھی. میں یہ عمل کروں گی اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے. اور جب یہ عمل ختم ہو جائے گا اور اگر احمد بھائی نے مجھے اجازت دی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ آخر نازیہ جی مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں.